Hello friends, welcome to JK Exam Cracker. I am Shivam Mahajan और as you know I am your faculty for General Studies. यहाँ अगर बात करें, पीछे आपने टॉपिक देख ही लिया होगा एंशिएंट हिस्ट्री. हमने हिस्ट्री शुरू करनी है और हिस्ट्री का जो सबसे पहला कंपोनेंट मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो आता है एंशिएंट हिस्ट्री. एंशिएंट हिस्ट्री क्यों आती है, एक क्वेश्चन आता है कि सर क्यों एंशिएंट हिस्ट्री, हम और कुछ भी कर सकते थे. इसका मैं आपको एक आंसर देता हूँ. अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पहले पढ़ चुके हो या 9th 10th तो आपको याद ही होगी. 9th 10th हर किसी ने पास की होती है और बड़े अच्छे नंबरों से की होती है. 10th की अगर हम बात करें, आपको कुछ नहीं याद रहेगा उसका. साइंस नहीं याद रहेगी कि अगर हमने साइंस में उसमें क्या पढ़ा था, इंग्लिश में क्या पढ़ा था, हमें कुछ याद नहीं रहता. हिस्ट्री की बट एक चीज़ हमें याद रहती है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 या इंडियन नेशनल मूवमेंट. ये हमें याद रहता है क्योंकि हमने इनके ऊपर बहुत ही बार मूवीज़ देखी हैं. जैसे मंगल पांडे मूवी देखी थी, उसमें हमने 1857 के रिवॉल्ट के बारे में देखा. द लेजेंड ऑफ भगत सिंह देखी हमने, उसमें हमें भगत सिंह जी के बारे में पता चला. तो जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं, लोग हमेशा रिलेट करते हैं उसको मॉडर्न हिस्ट्री के साथ और वो सोचते हैं कि हमने मॉडर्न हिस्ट्री किया तो हमें हिस्ट्री आ गई. बट अगर एक दुख वाली साइड अगर हम जाना चाहें या जो हमें चीज़ कष्ट देती है, वो आता है एंशिएंट हिस्ट्री. मेडिवल हिस्ट्री जो है वो हर किसी को पढ़ने में मज़ा आता है क्योंकि उसमें कुछ मुग़ल एरा के बारे में है. कुछ वो जब हम पढ़ते हैं हमें उनके बारे में पता चलता है कैसे हमारा इंडिया एक मुग़ल रूल के अंडर आया. फिर हम मराठाओं के बारे में पढ़ते हैं. बट एंशिएंट हिस्ट्री की जब फिर बात आती है, लोग फिर से उसको जो है छोड़ देते हैं साइड में. अब एंशिएंट हिस्ट्री जो है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. अगर हम तीनों कंपोनेंट्स की बात करें, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, जो हमारे इंडियन, अगर हम एग्ज़ाम्स की अगर कोई भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या पीएससी के एग्ज़ाम की या कोई भी एसएससी लेवल का अगर एग्ज़ाम कर रहे हैं हम तैयार, तो उसके लिए हमने तीनों कंपोनेंट्स को पढ़ना ही पढ़ना है. बट अमूमन क्या होता है, लोग मॉडर्न हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री को छोड़ देते हैं. तो मेरी कोशिश रहेगी एंशिएंट हिस्ट्री आपको जितनी अच्छी तरह से हो सके मैं आपको बताऊं कि क्यों ये बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कितने एग्जाम्स में क्वेश्चन इसके रिलेटेड आते हैं. चलिए शुरू करते हैं. गारंटी देता हूँ आपको मज़ा आएगा. सबसे पहले एक यहाँ पे पहली स्क्रीन है, यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं. सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ हिस्ट्री. ये आप पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा अच्छी तरह से. फिर बात आती है टाइप्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री. हमने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है तो उसी की हमने कुछ टाइप्स पढ़नी है क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री को ही थोड़ा सा डिवाइड किया गया हुआ है, जिसके हिसाब से हम जो है पढ़ेंगे इसको. फिर बाद में आता है हिस्ट्री राइटिंग. इसका मतलब ये हुआ कि कौन से ऐसे सोर्सेज होते हैं जिससे अगर हमें कोई चीज़ मिलती है नई, आज के टाइम पे अगर कोई खुदाई वगैरह कर रहे हैं, कोई हमें नई जगह चीज़ मिली है, तो कैसे हम उसको उस पीरियड के साथ रिलेट कर सकते हैं या उसमें हम जोड़ सकते हैं इसको. ये आपने क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे. चलो अब इसके बारे में करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट इज हिस्ट्री. हर किसी को पता है हिस्ट्री क्या होती है. स्टडी ऑफ पास्ट, जो भी इवेंट हो चुका है और जिसका हमारे पास कुछ रिटर्न रिकॉर्ड है, उसको हम हमेशा हिस्ट्री में कहते हैं. तो अमूमन क्या होता है, कोई एक बुक लिखी जाती है पुराने टाइम के हिसाब से. जैसे अगर 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें, पूरी सीरीज़ का अगर कंपाइलेशन एक बुक में अगर लिखा हुआ है जिसको हमारी गवर्नमेंट ने मान्यता दी है कि यही हमारी हिस्ट्री के साथ रिलेट करती है, तो हमें कोई अगर नई चीज़ मिलती है, कोई अगर नया टेक्स्ट मिलता है हमें आज के टाइम पे, तो हम उसी बुक की रीडिंग के साथ इसको रिलेट करेंगे. तो अगर प्रूफ उसके साथ मिलते होंगे तो हम उसको उसमें ऐड कर देते हैं. तो स्टडी ऑफ पास्ट, जिसका हमारे पास रिटर्न प्रूफ हो, उसको हम हिस्ट्री कहते हैं. अब हिस्ट्री का नाम कैसे आया, ये भी ज़रूरी है. अगर कोई चीज़ करनी है तो अच्छी तरह से करनी है ना, फिर क्या करने का फ़ायदा उसको. अब हिस्ट्री हमें पता है पास्ट है, हमने पास्ट को पढ़ना है, तो हम उसी के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो हमें एक चीज़ का पता चल जाएगा कि इवेंट कैसे हुआ और ये हमारी जो आगे फ्यूचर के साथ कैसे रिलेट करता है. अब हिस्ट्री जो है एक पर्सन के नाम से आई थी. उनका नाम था हीरोडोटस. ये जो है ग्रीक हिस्टोरियन थे. ये ग्रीक हिस्टोरियन थे और इन्होंने कहा जाता है सबसे पहले हिस्ट्री के ऊपर जो है काम करना शुरू किया था. और इन्होंने एक किताब लिखी थी, इसका नाम था हिस्टोरिका. ये 5th सेंचुरी बीसी में इन्होंने किताब लिखी थी
और इस बुक में कहा जाता है इन्होंने जितने भी उस समय दुनिया में जितने भी देश माने जाते थे कि जो हैं अस्तित्व में हैं, उनके हिसाब से इन्होंने हिस्ट्री लिखी थी कि इस देश में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे। तो इसी हिस्टोरिका के ऊपर हिस्ट्री का नाम दिया गया और कहा जाता है जो फादर ऑफ हिस्ट्री हैं वो है हीरोडोटस। ये आपको पता चल गया हिस्ट्री क्या होती है। हिस्ट्री हम सबको पता है, हिस्ट्री होती है स्टडी ऑफ पास्ट, बट वो वाला पास्ट जिसके पास हमारे लिए रिटन प्रूफ होंगे और उसके बाद किस पर्सन की वजह से हमें हिस्ट्री का नाम मिला। हीरोडोटस थे, उन्होंने 5th सेंचुरी BC के ऊपर सबसे पहले हिस्ट्री के ऊपर किताब लिखी। हर कंट्री के बारे में उन्होंने कुछ ना कोई कंपाइलेशन की हुई थी और उनकी जो सबसे पहली बुक थी उसका नाम था हिस्टोरिका। और इसी के ऊपर हमारी हिस्ट्री जो आज के टाइम पे हम पढ़ते हैं, इतिहास जो होता है, उसका नाम पढ़ा। अब बात करते हैं, यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी 5th सेंचुरी, आगे लिखा था BC। एंशिएंट हिस्ट्री अब अगर हम पढ़ने लगे ना, यहाँ पे 2 चीज़ें आपको ज़रूर तंग करेगी, व्हाट इज़ BC एंड व्हाट इज़ AD। AD का तो हमें पता चल जाएगा कि जो आज के टाइम के हिसाब से जो चल रहा है, जैसे 2000 AD हो गया या 1000 AD हो गया, ये सब जो है हम रिलेट करते हैं। बट अगर BC को अगर हम पढ़ें, ये हमेशा उल्टा चलता है। कभी आपने अगर BC के में लिखा होगा किसी पर्सन के बारे में, अगर लाइफ स्पैन अगर होगा, जैसे वो 78 AD में पैदा हुआ था और 78 AD में पैदा हुआ और कह सकते हैं 114 BC में जो है इसकी डेथ होगी, तो इसके बारे में हमेशा ऐसे लिखा जाता है 114 to 78 BC। तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है हर किसी के लिए समझने के लिए कि व्हाट इज़ BC एंड व्हाट इज़ AD। तो ये भी मेरी कोशिश रहेगी आपको बताने के लिए कि व्हाट इज़ BC एंड AD। ये भी आपका कंसेप्ट जो है मैं आज क्लियर करूँगा। मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता होगा, बट हो सकता है किसी को नहीं पता होगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ आज। व्हाट इज BC एंड AD। BC के बारे में सबको पता है, इसको कहा जाता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के बारे में भी सबको पता है। क्रिश्चियनिटी की अगर बोलें कि जो नींव थी जीसस क्राइस्ट ने रखी थी, तो जो BC का पीरियड है हम हमेशा कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज AD। बताइए ज़रा कमेंट सेक्शन में व्हाट इज AD। 2 सेकंड वेट कर लेता हूं मैं। तो जो AD होता है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं BC के बारे में सोचते हैं बिफोर क्राइस्ट है, तो हम यहाँ पे AD में क्या लिख लेंगे, आफ्टर डेथ लिख लेंगे। बट आफ्टर डेथ जो है वो गलत है। सही जो नाम है इसके साथ जो रिलेट करता है वो आता है एनो डोमिनी। आफ्टर डेथ नहीं आता, इसको कहते हैं एनो डोमिनी, या अगर हम नॉर्मल भाषा में कहीं कहते हैं द पीरियड ऑफ अवर लॉर्ड। अब क्वेश्चन आता है BC AD होता क्या है, क्यों ये लाया गया। BC AD का जो कंसेप्ट है, एक जॉर्जियन कैलेंडर से हमें ये कंसेप्ट दिया गया हुआ है। जॉर्जियन कैलेंडर, या इसको आप क्रिश्चियन कैलेंडर भी कह सकते हो। ये सबसे पहले कंसेप्ट जो है 525 AD में दिया गया था। अगर 525 AD में ये आया था तो, और ये मैंने आपको बताया जॉर्जियन कैलेंडर के ऊपर ये जो है इसकी नींव रखी गई है, तो गारंटी है ये किसी क्रिश्चियन ने ही रखा होगा। तो एक ये क्रिश्चियन पोप थे जिनका नाम था डियोनिसिस। 525 AD में डियोनिसिस ने इनका कंसेप्ट दिया था BC और AD का।
इन्होंने क्या कहा था कि उससे आज से पहले जो भी कैलेंडर है, ग्रीक कैलेंडर वगैरह जो भी चल रहे हैं, ये हो सकता है आगे वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो। तो उन्होंने क्या किया, सारा टाइम पीरियड पहले का जो है नकार दिया, फिर एक नया जो है कैलेंडर का इन्होंने कंसेप्ट दिया। उसमें इन्होंने कहा क्या करते हैं, जब जीसस क्राइस्ट की जब जन्म हुआ था, आपको पता ही है उनका जो टाइम पीरियड था टोटल जो है 33 ईयर्स इनकी जो है लाइफ स्पैन थी। इन्होंने क्या किया, ये 33 ईयर्स के लाइफ स्पैन को पूरी तरह से कर दिया ज़ीरो। इन्होंने कहा इस पीरियड को हम जो है नकार देते हैं, और उससे पहले का जो पीरियड हुआ होगा, या जीसस क्राइस्ट की जब बर्थ या डेथ के बीच के पीरियड से पहले जो टाइम हुआ होगा, इसको हम कहेंगे बीसी। और जब आगे जब हम चलते जाएंगे इसको हम कहेंगे एडी, एनो डोमिनी। तो होता क्या है, बीसी के बारे में आपको मैं बताता हूँ। जब भी एक पर्सन या किसी एरा की अगर हम बात करेंगे, जो उनका एंडिंग पीरियड होता है, यानी कि जब उसकी डेथ हुई होगी, वो टाइम जो है हम पहले लिखेंगे, और जब वो पीरियड ख़त्म होने वाला जब शुरू हुआ होगा उसका टाइम जो है हम पहले लिखेंगे। जैसे बात करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, एक पर्सन जो है सपोज अगर वो 1 BC में अगर पैदा हुआ है और 90 AD में BC में अगर उसकी डेथ हो रही है, तो हम क्या करेंगे, 90 BC पहले लिखेंगे और 1 BC जो है हम बाद में लिखेंगे। ऐसे हम इसके बारे में लिखते हैं। इसको हिंदी में अगर कहें तो कहते हैं ईसा पूर्व, इसको कहते हैं। और अगर AD की अगर हम बात करें, ये करंट पीरियड होता है, इसको हम कहते हैं ईसवी। और ये नॉर्मल ऐसे ही चलता है, जैसे 500 AD हो गया, अभी 2021 AD हो गया। तो ये ज़ीरो का कंसेप्ट जो है, अगर हम बोलें इस क्रिश्चियन कैलेंडर में ज़ीरो का कंसेप्ट नहीं है। जैसे ही 1 BC आता है उसके बाद ही जो है 1 AD शुरू हो जाता है। 1 BC के बाद सीधा ही 1 AD शुरू हो जाता है, बीच में कोई भी ज़ीरो का पीरियड नहीं आता। तो ये 33 ईयर्स का जो पीरियड है, या पीरियड ऑफ अवर लॉर्ड, ज़ीरो जिसको हम कहते हैं, वो वाला पीरियड हम इसको कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं। इसके साथ जो है आजकल नई 2 चीज़ें और शुरू आई हुई हैं। एक आता है CE, एक आता है BCE। ये आजकल अगर कहीं पे अगर आपको BC या AD नहीं दिखेगा, उसकी जगह जो है आपको कभी CE या BCE दिखेगा। तो जो CE होता है, इसको हम कहते हैं कॉमन एरा, और इसको हम कहते हैं बिफोर कॉमन एरा। है कुछ नहीं है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। हुआ क्या है, जब 20वीं सेंचुरी की स्टार्ट हुई, तो कुछ लोगों को जो नॉन क्रिश्चियंस है, इस चीज़ से प्रॉब्लम होने शुरू होगी। उन्होंने क्लियरली कहा कि हम जो है ये क्रिश्चियन कैलेंडर हम कभी भी नहीं अपनाएंगे। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए, इस मतभेद को दूर करने के लिए जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं, इन्होंने क्या किया, BC और AD को ख़त्म कर दिया, और CE और BCE का जो है इन्होंने कंसेप्ट लाया, कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा। तो आपको 2 चीज़ें पता चल गई। पहली पता चली कि व्हाट इज़ हिस्ट्री, दूसरी आती है व्हाट इज़ BC एंड AD। ये दोनों चीज़ें हमेशा एंशिएंट हिस्ट्री के साथ ही बताना ज़रूरी होता है। इससे लोगों को थोड़ा एंशिएंट हिस्ट्री में इंटरेस्ट पढ़ने शुरू हो जाता है और पता चल जाता है कि व्हाट इज़ एंशिएंट हिस्ट्री और ये क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। तो वापस हम टॉपिक पे चलते हैं। इसका हमें पता चल गया हिस्ट्री क्या होती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। जो एंशिएंट हिस्ट्री है ना, जैसे अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री किसी भी तरह में डिवाइडेड नहीं है। अगर ईयर की बात करें, हमें ईयर के हिसाब से पता चल जाता है कि इस ईयर में क्या हुआ था। जैसे 1857 की अगर हम बात करें, पहला रिवॉल्ट था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और इसी के टाइम, इसी के पीरियड के बाद जो है लोगों को पता चला कि अंग्रेज़ हमारे साथ गलत कर रहे हैं, और जब हम अगर आवाज़ उठाएंगे तो हमें इसका फ़ायदा होगा। फिर इसी के बाद इंडिया ने एक पॉलिटिकल अपना फेस शुरू किया। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस शुरू हुई, और हर ईयर के हिसाब से हमें पता चलता जाता है कि मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से क्या क्या चेंजेस आई हमारे देश में।
बट अगर एंशियंट हिस्ट्री की बात करें, एंशियंट हिस्ट्री 3 तरह से डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है एक ऐसा पीरियड जब इंसान को कुछ इतनी नॉलेज नहीं थी, वो एक खाली आदि मानव के रूप में रहता था। उसका मेन मोटो यही होता था कि सुबह उठें और हमारा जो रात की टेंशन है, सबसे बड़ी टेंशन है खाना पूरा करने की, वो पूरा करें और वो दिन हमारा पूरा हो जाएगा, फिर हम अगले दिन की आगे जो है तैयारी करेंगे। वो जो पीरियड है वो हमारा इसके साथ रिलेट करता है प्री हिस्ट्री के साथ। इसमें क्या होता है, लोगों के पास हमें जो है आज के टाइम पे फॉसिल्स अगर मिलते हैं, हमें इस पीरियड के रिकॉर्ड्स देते हैं, बट उस समय लोगों के पास रिटन नॉलेज नहीं थी, उनको लिखना नहीं आता था, तो हमारे पास उसके कोई रिटन नॉलेज नहीं होती है या रिटन रिकॉर्ड नहीं होता, उसको हम हमेशा प्री हिस्ट्री कहते हैं। 3 तरह की एंशिएंट हिस्ट्री आती है। पहले आती है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्ट्री में क्या हो गया, हमें फॉसिल्स तो मिलते हैं बट नो रिटन रिकॉर्ड। दूसरा आता है प्रोटो हिस्ट्री। इसमें हमें फॉसिल्स तो मिलते ही हैं किसी चीज़ के, बट उसके साथ साथ कुछ हमें ऐसे साइंस भी मिलते हैं। जैसे अगर स्टोन एज के बारे में अगर हम बात करें, जब स्टोन एज ख़त्म हो जाता है तो कॉपर फेज शुरू होता है, चैल्कोलिथिक एज शुरू होती है। उस समय वहाँ के जो लोग थे तब हमारे हिंदुस्तान के, उनको पोइट्री बनाना आ गया था, यानी कि वो एक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बनाते थे, पानी भरने के घड़े बनाना उनको बनाना आ गए थे, उसके ऊपर वो नक्काशियाँ करना उनको आ गया था, डोमेस्टिकेशन उनको आ गई थी। पहले स्टोन टूल्स होते थे बट उन्होंने कॉपर के साथ जो है मिक्स करना शुरू कर दिया उन स्टोन टूल्स को, तो उनके हमें चीज़ें मिलती हैं, प्रूफ्स मिलते हैं, ट्रेसेस मिलते हैं, इससे हमें ये पता चल जाता है कि वो कॉपर एज थी। बट उस समय भी जो वो उनके रिटन लैंग्वेज थी ना, कुछ इतनी अच्छी तरह से डेसिफर नहीं कर पाते थे। तो इसमें क्या होता है, हमें इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं विद फॉसिल्स बट नो डेसिफर्ड लैंग्वेज। इसका मतलब यही हुआ कि उस समय भी लोग केव्स वगैरह में ही रहते थे और जितनी भी वो अपनी राइटिंग प्रूफ देते थे वो केव्स के ऊपर ही पेंटिंग्स वगैरह बना के रखते थे। आगे 2 तरह की प्री हिस्ट्री, ये दोनों रिलेट हैं आपस में। जैसे ये स्टोन एज है तो ये आ गई कॉपर एज, बट इस समय भी जो लोग जो हैं पुराने जो सभ्यता थी उस समय स्टोन एज की चीज़ें ही यूज़ करते थे। फिर बात आता है हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड आ गया जिसमें हमारे पास कंप्लीट रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं कि इस पीरियड में ये हुआ था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड की अगर हम टाइम की बात करें, उस समय की पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे पास पूरी तरह से रिटन रिकॉर्ड्स थे और फॉरेन ट्रैवलर्स भी हमारे इंडिया में आते थे तब हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता को देखने के लिए कि कैसे हमारा देश चलता है। तो इसके पास हमारे पूरी तरह से रिटन रिकॉर्ड्स थे। और उससे भी अगर हम पीछे चले जाएं, वैदिक एज की अगर हम बात करें, या इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें, उससे भी वैदिक एज से पहले की भी अगर जो सिविलाइजेशन है, उस समय भी लोग जो है टाउनशिप प्लानिंग उनको पता चल गई थी। उसके साथ साथ उनको रिटन लिखना जो है, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग उनको आ गई थी। तो ये हिस्टोरिक पीरियड वही होता है जिसका हमारे पास पूरी तरह से रिटन रिकॉर्ड हो। तीन तरह की एंशिएंट हिस्ट्री आ गई। बात करें पाषाण युग आ गया, ये स्टोन एज आ गई। दूसरा आ गया आयरन एज या कॉपर एज की भी आप जो है बात कर सकते हो इसमें। फिर आ गया वैदिक सिविलाइजेशन के बाद का पीरियड, या वैदिक सिविलाइजेशन भी जो है उस समय भी हमारे पास पूरी तरह से रिटन रिकॉर्ड्स थे। तो ये 3 तरह से हमारी एंशिएंट हिस्ट्री जो है डिवाइडेड है। बहुत मज़ा आएगा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने में। हो सकता है आपको प्री हिस्ट्री में थोड़ी प्रॉब्लम आए क्योंकि उसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे ह्यूमंस के नाम है कि कैसे कैसे ह्यूमंस पहले इवॉल्व हुए, तो हो सकता है आपको उसमें प्रॉब्लम आए। बट जब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, आयरन एज जब हमारी ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद आपको श्योरिटी है कि आपको मज़ा आएगा ये हमारी हिस्ट्री पढ़ने का। क्योंकि पहले भी अगर हम बात करें, हमारी अगर दादी नानी की अगर कहानियाँ थी, उसमें भी राजाओं के बारे में बताया जाता था और हम बड़े खुश होकर उसको पढ़ते थे।
तो इस एंशियंट हिस्ट्री में भी हमारे जो बड़े बड़े राजा हुए हैं, राजा महाराजा, जिन्होंने एक पूरे हमारे इंडिया को पूरे देश तक फैलाया, उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे सम्राट अशोक की बात करेंगे, हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे। उसी के साथ साथ बुद्धिज़्म हमारे इंडिया में कैसे शुरू हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैनिज़्म कैसे शुरू हुआ, ये सब हम जो है एंशियंट हिस्ट्री में ही कवर करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बड़ा प्यारा कंसेप्ट है एंशियंट हिस्ट्री, और मैक्सिमम लोग पता नहीं क्यों इसको छोड़ देते हैं अपनी प्रेपरेशन के टाइम पे। फिर बात करते हैं एंशियंट हिस्ट्री के साथ रिलेट करके कि कैसे हमें जो है कुछ चीज़ें मिलती है, उसको हम एंशियंट हिस्ट्री के साथ जोड़ सकते हैं। हमारे पास क्या होता है, कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं या कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे हम एंशियंट हिस्ट्री के बारे में या पुराने इतिहास के बारे में हम पूरी तरह से समझ सकते हैं या उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसमें से कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे 4 तरह की यहाँ पे चीज़ें हैं। सबसे पहला आता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या एक्सकेवेशन भी आप कह सकते हो। हमारे हिंदुस्तान में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक डिपार्टमेंट है, ASI उसको कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इस डिपार्टमेंट का क्या काम है, कहीं भी अगर देश का कोई भी हिस्सा है, वहाँ पे अगर खेतीबाड़ी के टाइम या कुछ भी रीजन्स की वजह से अगर हमें कुछ पुराने हिस्ट्री के कुछ अगर हमें ट्रेसेस मिलते हैं, तो वहाँ पे ASI या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहाँ पे पहुँच जाता है। वो क्या करते हैं, वो पूरे एरिया को अंडरटेक कर लेते हैं अपने अंडर, तो वहाँ पे खुदाई करते हैं, तो उनको पुरानी चीज़ें मिलती हैं हमारे जो इतिहास के साथ जुड़ी होती हैं। जैसे कुछ भी मिल सकता है, अगर आपने सुना होगा हिमाचल प्रदेश में एक और नई रिसेंट साइट आई है सिनोली, तो वो भी आपके एंशियंट हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, आज नहीं तो अगले साल तक ये ऐड हो जाएगी, सिनोली एक्सकेवेशन भी ऐड हो जाएगी। ऐसे हम पढ़ते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में या मोहनजोदारो के बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, तो हो सकता है अब हम सिनोली के बारे में भी पढ़ें। तो ये जो भी काम होता है ये सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ही करता है, और वो जब सर्वे होते हैं तो नई चीज़ें जब हमें मिलती हैं तो हम उसको क्या करते हैं, पुरानी हिस्ट्री के साथ अगर हम रिलेट करते हैं। जैसे अगर हमें कोई फॉसिल मिला है तो उससे हमें ये पता चल जाएगा ये पैलियोलिथिक एज का था या नियोलिथिक एज थी या मीजोलिथिक एज थी या अपर पैलियोलिथिक एज था, किसमें से भी जो था वो उसको रिलेट कर सकते हैं। अगर हमें कुछ अगर पोइट्री के हिसाब से अगर चीज़ें मिली हैं, जैसे अगर हमें कोई टूल्स मिले हैं नए, अगर मॉडर्न टूल्स मिले हैं जिसमें अगर कॉपर है या आयरन है या ब्रोंज है, तो उससे के साथ हमें ये पता चल जाएगा कि ये ब्रोंज ए सिविलाइजेशन के साथ था या आयरन ए सिविलाइजेशन के साथ था या कॉपर ए सिविलाइजेशन के साथ था। ये चीज़ें हमें सब जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से ही पता चलता है। दूसरी बात आती है आर्टिस्टिक, इसमें भी जो है यही डिपार्टमेंट काम आता है। तो हमें क्या होता है, कुछ आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, उनको फिर हम जब स्टडी करते हैं या उनकी कार्बन डेटिंग वगैरह करते हैं तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि इस पीरियड में, जैसे ये 2000 पहले की अगर हम बात करें, 2000 पहले ये ऐसी चीज़ें हुई थी और उनमें ऐसे ऑर्नामेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसी चीज़ें भी वहाँ पे तब यूज़ होती थी, जैसे सोने के ऑर्नामेंट्स होते हैं या चांदी के होते थे, कॉपर के होते थे, कुछ भी जो है वो चीज़ उसके साथ हम रिलेट कर सकते हैं। थर्ड आता है न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक पता है क्या होता है? बड़े समझदार हो यार, आप सबको पता ही होगा क्या होता है न्यूमिस्मेटिक। स्टडी ऑफ कॉइन्स। जितने भी सिक्के होते हैं पुराने, कोई भी अगर निकाले जाते हैं, उनकी जो स्टडी होती है उसको हम न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। इसकी आपको बड़ी मैं सही एग्जांपल बताता हूँ, फाइनेंस एग्जांपल बताता हूँ। जैसे गुप्ता पीरियड की अगर हम बात करें, तो उस समय के एक महान राजा होते थे जिनका नाम था समुद्रगुप्ता। उन्होंने अपने टाइम पे, अपने शासनकाल के टाइम पे जो है एक कॉइन निकलवाया था जिसमें था स्टार्टिंग में, उनके स्टार्टिंग फेज में जो है लिखा हुआ था समुद्रगुप्ता संस्कृत में। और उनके पीछे जो है उनकी खुद की अपनी जो है फोटो बनी थी जिसमें वो वीणा बजा रहे थे।
यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं वीणा वादक। तो ये कॉइन से हमें पता चलता है, अगर हम गुप्ता पीरियड की अगर हम बात करें, उस समय की सिविलाइजेशन में अगर हमारा एंशियंट, अगर हम टूल की अगर हम इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट की, इससे ये भी पता चलता है हमारा सबसे एंशियंट इंस्ट्रूमेंट जो था वो था वीणा। और उस समय के जो राजा थे वो खाली लड़ाइयाँ वगैरह नहीं करते थे, यहाँ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करते थे, उसके साथ साथ वो आर्ट के साथ भी जुड़े रहते थे। तो इन चीज़ों के साथ हमें पता चलता है कि ये इस टाइम पे ये होता था, ये राजा ने ऐसा कुछ बनाया था। जैसे समुद्रगुप्ता की अगर हम बात करें, वो वीणा वादक थे और वो अपने नाम के कॉइन छपवाते थे। और उससे अगर जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि वो संस्कृत के ऊपर लिखा हुआ था समुद्रगुप्ता, तो उससे हमें ये भी पता चलता है कि मोड ऑफ लैंग्वेज जो थी उस समय वो थी संस्कृत, या एंशिएंट संस्कृत भी हो सकती है। तो ये सब जो है न्यूमिस्मेटिक के हिसाब से ही हमें पता चलता है। फिर फोर्थ चीज़ आती है हमारी लिटरेरी। लिटरेरी जो है एक तरह का हमारा सबसे एक्यूट रिकॉर्ड होता है, सबसे एक्यूरेट रिकॉर्ड होता है ये भी दो तरह के होते हैं। लिटरेरी रिकॉर्ड जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है रिलीजियस, दूसरे आते हैं ऑथर्स ने जो लिखे होते हैं। जैसे अगर हम बात करें महाभारत होगी, महाभारत होगी, रामायण होगी, ये हमारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि आज से कुछ भी 1000 साल पहले ये काल हुआ था, महाभारत काल हुआ था। तो इतने द्वीप होते थे, उपद्वीप होते थे हिंदुस्तान के, तो इतने राजाओं ने इस प्रदेश में शासन किया था और इनके लिए लड़ाई हुई थी। तो आज के टाइम पे अगर कोई चीज़ मिलती है, जैसे सिनोली की हम बात करें, तो बड़ा ज़्यादा इसके ऊपर भी बहसबाजी हुई थी कि ये महाभारत काल की हमें कुछ जो है चीज़ें मिली थी। तो कोई भी अगर हमें आर्टिफैक्ट मिलता है तो हम उसके जो है टेक्स्ट के हिसाब से भी उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। रिटन रिकॉर्ड होता है हमारे पास, तो उसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि ये तब होता था, तो ये भी हो सकता है वहाँ पे। तो फिर जो ऑथर्स ने लिखा होता है, जैसे चाणक्य की अगर हम बात करें, चाणक्य ने सबसे पहली किताब लिखी थी अर्थशास्त्र। अगर इंडियन पॉलिटी की बात करें, सबसे पहली जो किताब है हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में, एंशिएंट इंडिया में लिखी हुई थी और चाणक्य ने वो लिखी थी, उसका नाम था अर्थशास्त्र। उसमें उन्होंने पूरी तरह से मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया था। तो ये कुछ लिटरेरी टेक्स्ट होते हैं जिससे हमें सोर्सेज मिलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के। ये चीज़ हो गई है, चलो फिर आगे चलते हैं। अब इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। हम सबको पता है 1498 में सबसे पहले यूरोपियन हिंदुस्तान में आए थे, जिनका नाम था वास्को डी गामा। इतना हमें पता है, बट कुछ लोग जो हैं इसको इग्नोर कर जाते हैं कि वो उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर क्या किया था। उन्होंने इंडिया डिस्कवर नहीं किया था, उन्होंने सी रूट टू इंडिया डिस्कवर किया था। सी रूट टू इंडिया इसलिए डिस्कवर किया था कि उनसे पहले जो भी यूरोपियन ट्रेडर्स हमारे इंडिया में आते थे, वो क्या करते थे, अरब जो है रास्तों से आते थे, रोड से आते थे। तो क्या होता था, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, 20 घोड़े जो है हमारे यहाँ से उन्होंने इंडिया से लेके जाने थे अपने वहाँ पे देश में। तो क्या होता था, कहीं भी किसी भी देश में अगर वो रुके हैं, जैसे अफ़गानिस्तान में उनका सबसे पहला जो है स्टे था, वहाँ के कोई सुल्तान थे, उनको ऑफरिंग्स देनी पड़ती थी। एक घोड़ा वहाँ पे चला गया, उसके आगे चले गए टर्की चले गए, वहाँ पे एक घोड़ा चला गया। तो ऐसे करते करते हो सकता था कि उनके अगर 20 घोड़े वो लाद के गए हैं, तो वहाँ पे एक घोड़ा भी पहुँचना मुश्किल हो जाता था उनके देश में। तो यूरोपियंस के लिए ये बड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो गया एक सी रूट जो है इंडिया के लिए डिस्कवर करना। ये बात आ गई 1498 की। इससे हम ये भी कह सकते हैं हमारा मॉडर्न एरा जो है शुरू हो जाता है, जिससे हमें वेस्टर्नाइजेशन हमारे इंडिया की होने शुरू हो जाती है। बट उससे पहले भी हमारे पास बड़े ज़्यादा ऐसे रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं जिससे पता चलता है पहले लोग जो हैं हमारे हिंदुस्तान में आते थे। जैसे ग्रीक हिस्टोरियंस की बात करें, उन्होंने बड़ी ऐसी किताबें लिखी हैं जिससे उन्होंने हमारे इंडिया से सीख लेने के लिए अपने
एम्बेसडर्स भेजते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जैसे इंडिका किताब लिखी गई, मैगस्थनीज थे, ग्रीक से आए थे, सिलेकस निक्टेटर के उनके एम्बेसडर बन के हमारे इंडिया पे आए थे। उन्होंने हमारी मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पूरी तरह से स्टडी की थी और हमारे अपने देश में जाके हो सकता है ये चेंज चलाया हो। चाइनीज़ ट्रैवलर बड़े ज़्यादा हमारे इंडिया में आए थे। तो 1498 की अगर मैं बात करूं, खाली उस समय ही अंग्रेज़ हमारे यहाँ फॉरेनर हमारे इंडिया में नहीं आए थे, उससे पहले भी इंडिया में बड़े ज़्यादा ट्रेडर्स या ऑथर्स कोई भी जो है हमारे यहाँ पे इंडिया में आते थे। उनकी सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी ये थी, उन्होंने हमारे देश की आगे डाइवर्सिटी स्टडी करनी होती थी। नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता ही है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी वो उस टाइम पे। वो मैक्सिमम हमारे यहाँ पे स्टडी करने आते थे और जो यहाँ से वो स्टडी करके जाते थे अपने देश में उसका जो है प्रचार करते थे। तो कल्चरल डाइवर्सिटी हमारे देश में बड़ी ज़्यादा थी। और उस टाइम पे अगर मैं बात करूँ, हमारे देश ने बड़ा ज़्यादा जो है रूल भी किया हुआ है बाकी कंट्रीज़ के ऊपर। तो तभी इससे हमें ये पता चल जाता है एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम पे भी बड़े ज़्यादा यूरोपियंस या कोई भी अगर एम्बेसडर जो है हमारे देश में ज़रूर आते थे। तो अब शुरू करते हैं आगे। यही आ गया सबसे पहले हमारे देश में। पहले भी जो है अगर 1498 से पहले एंशिएंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें, मेडिवल हिस्ट्री, तो हमें पता ही है सारे जो अरब से ही लोग हमारे यहाँ पे आते थे अफ़गानिस्तान के थ्रू से। तो मॉडर्न हिस्ट्री में पता है पूरी तरह से बाहर के इन्वेजन्स होते थे हमारे देश में। बट उससे पहले भी बड़े ऐसे ट्रैवलर्स हमारे इंडिया में आते थे जिससे हमारे देश का प्रचार अपने आप ही बाकी कंट्रीज़ में होने शुरू हो गया हुआ था। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। सिंस अर्ली टाइम्स ट्रेडर्स, पिलग्रिम्स, सेटलर्स, सोल्जर्स एंड आइडियल्स मूव टू एंड फ्रो अक्रॉस द फ्रंटियर। इसका मतलब क्या हुआ, पहले के टाइम पे ट्रेडर्स जो होते थे वो भी, अब आज के टाइम पे भी अगर देखा जाए, एक बिजनेसमैन जो है हर स्टेट में कुछ जो है परचेज करने के लिए या बेचने के लिए अपनी चीज़ जो है घूमता ज़रूर है। पहले टाइम पे भी ऐसे ही होता था। वो हमारे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए दूसरी स्टेट्स में या दूसरे लैंड्स में जो है जाना शुरू कर देते थे, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा बॉर्डरिंग का कंसेप्ट नहीं होता था। तो उसके साथ साथ पिलग्रिम्स, अगर धरती की दुनिया की यात्रा पे निकले हुए हैं या अगर एक अपने रिलीजियस अपने यात्रा पे निकले हुए हैं, तो वो एक लैंड से दूसरे लैंड पे ट्रैवल करते रहते थे। तो उन चीज़ों के ट्रेसिस जो हैं हमारे पास हैं, पूरे हैं। वो बड़े बड़े डिस्टेंसेस कवर करते थे और एक देश से जो है दूसरे देश में पहुंचना जो है उनके लिए कॉमन बात होती थी। फिर इससे पता चलता है कि हमारे पास बड़े ऐसे ज़्यादा भी रेफरेंस हैं जिससे फॉरेन टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि बाहर के लोग हमारे देश में ज़रूर आते थे। और उसी से हमारे देश के बारे में पता चलता था उनको कि वो कैसे हमारे देश के लोगों के बारे में देखते थे, सोचते थे, उनके बारे में सब जो है उनके बारे में लिखा हुआ था। और सबसे पहले अगर हम किताब के बारे में लिखें जो लिखी गई थी, इंडिका जो है बुक हमारे देश के बारे में सबसे पहले लिखी गई थी, जिसमें हमारे पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई थी। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जैसे मैंने 5th सेंचुरी में आपको बताया हीरोडोटस ने हिस्टोरी का बुक लिखी थी। उन्होंने भी 5th सेंचुरी में जब ये किताब लिखी थी ना, उसमें हमारे देश के बारे में लिखा था, ऑफ ऑल द कंट्रीज एक्सप्लोर्ड इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा था, जब मैंने आपको पहले बताया भी कि कैसे हिस्ट्री का नाम दिया गया है, हिस्टोरी का बुक लिखी हुई थी। तो उन्होंने उस बुक में लिखा हुआ था 5th सेंचुरी में कि जितने भी अब तक कंट्रीज एक्सप्लोर हुई हैं उसमें हिंदुस्तान या इंडिया जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। तो इससे ये भी पता चलता है उस समय भी हिंदुस्तान जो है बड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर हो चुका था और बाकी की कंट्रीज़ को पता था कि इंडिया जो है एक कंट्री है जो बहुत ही बड़ी कंट्री है। और अगर हम बात करें, इससे ये भी पता चलता है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ हमारी इंडियन सिविलाइजेशन के साथ भी रिलेशन थे। तो
सबसे पहली अगर हम बात करें, जो ग्रीक स्कॉलर्स थे उन्होंने हमारे इंडिया में आए। सबसे पहला अगर हमारे पास जो रिटन प्रूफ है वो है ग्रीक स्कॉलर्स का। वो सबसे पहले हमारे इंडिया में आए 5th सेंचुरी BC में। और जो एम्बेसडर हमारे इंडिया में आए थे उनका नाम था मेगास्थनीस, और वो एम्बेसडर थे वहाँ के जो राजा थे सेलेकस निकेटर, और उन्होंने इंडिका बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने हमारे इंडियन राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी हुई थी, और पूरी तरह से हमारी मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की जो है उन्होंने जानकारी दी थी अपनी बुक में। और उन्होंने उस पर यह भी बताया कि जो इंडिया कंट्री है उसका इंडियन ओशन के ऊपर होना स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया कितना ज़रूरी है उन्होंने 5th सेंचुरी में ही बता दिया था कि पूरे वर्ल्ड के लिए इंडिया कितना ज़रूरी है। फिर उसके बाद बात करें, चाइनीज़ कुछ एम्बेसडर हमारे इंडिया में आए। उनका नाम था फाहीन, और थे ह्यूसैंग। उन्होंने भी कुछ ऐसी किताबें लिखी जिसमें बताया गया कि इंडिया में जो है बुद्धिज़्म वो भी बड़ी अच्छी तरह से प्रीच हो रहा है, तो इंडिया ये भी बड़ी तरह से वास्ट डाइवर्स हो चुका है। तो ये कुछ स्कॉलर्स से जो हमारे इंडिया में आए थे। सबसे पहले अगर बात करें 5th सेंचुरी BC में मेगास्थनीस आए थे, एम्बेसडर थे ग्रीक के राजा थे सेलेकस निकेटर के, और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में बड़ी अच्छी तरह से जो है डिटेल लिखा हुआ था। फिर आगे हम बात करें, ये आ गई हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की बात। फिर जब एंशिएंट हिस्ट्री में एंशिएंट इंडिया में जब लोग आते थे बाहर के, तो उससे हमारे जो अरब स्कॉलर्स हैं उनकी भी कुछ जिज्ञासा बढ़ने शुरू होगी। उनको भी लगा इंडिया को जो है एक्सप्लोर करना चाहिए। और सबसे पहले जो अरब स्कॉलर हमारे इंडिया में आए थे उनका नाम था अल बैरूनी। ये मॉडर्न तुर्कमेनिस्तान के थे, और उन्होंने जो सबसे पहली बुक लिखी थी इंडिया के बारे में उसका नाम था तहकीक-ए-हिंद। और तहकीक-ए-हिंद में उन्होंने इंडिया के बारे में पूरी तरह से बताया था। कुछ टॉपिक्स थे जैसे ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, फिलॉसफी, लिटरेचर, हमारे फेस्टिवल्स के बारे में उन्होंने जो है पूरी तरह से बताया था। तो मेडिवल पीरियड में भी इंडिया बड़ा ज़रूरी था, लोगों को क्यूरियोसिटी थी हमारे देश में आने के लिए, तो ये भी पूरी तरह से इसके हमारे पास जो है रिकॉर्ड्स हैं तहकीक-ए-हिंद। और इनकी एक खासियत थी, इन्होंने जो है टोटल अपने लाइफ पीरियड में 180 बुक्स लिखी थी इंडिया के बारे में, बट उसमें से जो है अभी तक 40 ही बुक जो है खाली सर्वाइव कर पाई हैं। बाकी की बुक्स जो हैं 140 अगर बुक्स करें वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। तो इससे ये पता चलता है क्यों बाहर के स्कॉलर्स हमारे इंडिया में आते थे, उनको बड़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी हमारे देश के बारे में स्टडी करने की। ना कि अगर यूरोपियंस की बात करें वो सबसे पहले नहीं आए थे, उनसे पहले भी कुछ जो है स्कॉलर्स हमारे इंडिया में रेगुलरली विजिट करते थे। चलिए ये स्कॉलर्स के बारे में मैं आपको बता दूं। ये जो है खाली आपको ऊपर ऊपर से मैंने नॉलेज देने के लिए कि कौन कौन से हमारे जो है फॉरेनर्स इंडिया में आते थे। जब इनके टाइम पीरियड के बारे में जब हम बात करेंगे, जैसे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करेंगे, तब वहाँ पे ये नाम ज़रूर आएगा। फिर चाइनीज़ जो पिलग्रिमेज जो आते थे हमारे इंडिया में, उनके बारे में भी मैं आपको उन्हीं के टाइम पीरियड के हिसाब से बताऊँगा। तो ये मोटा मोटा आपका जो है इंटरेस्ट बनाने के लिए एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें 5th सेंचुरी में आए थे मेगास्थनीस, इन्होंने बुक लिखी इंडिका, और जो बुक थी हमारे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में इन्होंने जो है पूरी तरह से बताया। दूसरे थे प्लॉटमी, इन्होंने ज्योग्राफी के बारे में जो है इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पूरी तरह से बताया हुआ है, और फादर ऑफ ज्योग्राफी भी इनको कहा जाता है। तो इन्होंने इंडियन ज्योग्राफी जो है सबसे पहले वहीं पे डिटेल में ब्रीफ किया हुआ था उसमें। फिर चाइनीज़ अगर स्कॉलर की बात करें, सबसे पहले आते हैं फाहीन। ये चंद्रगुप्त 2 के पीरियड में आए थे। और आते हैं ह्यूसैंग। इनके बारे में जिस टाइम पीरियड में ये आए थे, जिन राजा के टाइम पीरियड में आए थे, वो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो उन्होंने भी जो है पूरी तरह से बुद्धिस्ट रिकॉर्ड जो वर्ल्ड के साथ उनके ऊपर जो किताब लिख रहे थे उनकी स्टडी करने के लिए वो भी हमारे इंडिया में आए थे। और इन दोनों की एक खासियत ये थी, ये दोनों 15 साल के लिए हमारे इंडिया में आए थे, और दोनों ने
नालंदा यूनिवर्सिटी से जो है स्टडी भी की थी। तो ये कुछ हमारे ऑथर्स हैं। तो दोस्तों इससे आपको ये पता चल जाता है कि क्यों एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, और इससे हमें ये इंटरेस्ट पता चलता है कि 1498 के पीरियड से पहले भी रेगुलरली फॉरेनर्स हमारे इंडिया में विज़िट करते थे, और हमारी वास्ट डाइवर्सिटी या सोशल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो है उनको जिज्ञासा थी कि कैसे हमारे देश की जो है इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन को एक राजा कैसे चलाता है। तो वो फिर अपने एम्बेसडर्स हमारे यहाँ पे भेजते थे, कुछ जो है अपने रिलीजियस प्रीचर्स हमारे यहाँ पे भेजते थे, तो वो पूरी तरह से हमारे इंडिया में आके स्टडी करते थे, और कुछ लोग जो है यहाँ पे बस भी जाते थे। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया आज कि क्यों ये बड़ा ज़रूरी है। इसमें BC AD के बारे में भी आपको पता चल गया होगा कुछ हद तक। तो कल जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री के साथ डील करेगा। सबसे पहले हम जो है स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे। स्टोन एज के बारे में आपको पता ही है, 3 तरह से है ये, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, फिर आती है लास्ट में नियोलिथिक। तो आज का टॉपिक जो है हम यहीं तक रखते हैं। तो कल आपका हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारी सबसे पहले बेसिक क्लास होगी। तो उससे आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे हमारे इंडिया में फॉसिल कौन कौन से कहाँ पे मिले, और हमारे एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई थी। तो थैंक यू गाइस, आज यहीं तक रखते हैं।